ये बेटा हमारा टॉपिक है आज का लेवांट रीजन। लेवांट रीजन जो है हमारा टॉपिक है आज का। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज। एक बच्चा है, ये अफजाल हैं, कह रहे हैं कि आवाज नहीं है सर। आवाज का इशू है बेटा, बताएं जरा मुझे। वो कह रहा है जी आवाज नहीं है। बेटा क्या इशू है आवाज का? चलो बेटा अपने पास नेटवर्क देख लें, आपके पास इशू होगा तो। हमारे पास नहीं है बेटा, हमारे पास आवाज भी ठीक है और बोर्ड भी क्लियर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने शुरू की हुई थी। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो अरेबियन पेनिनसुला, एशिया हमने शुरू किया हुआ था। तो अरेबियन पेनिनसुला जो है उस पे लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने सऊदी अरब कैसे जो है सल्तनत उस्मानिया से अलग हुआ, फिर कैसे ये अंग्रेजों के पास गया और किस तरह से ये जो मुल्क थे यहाँ हमने देखे थे बने, आज़ाद हुए। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज इससे अगला पोर्शन हमने एशिया का जो देखना है वो लेवांट रीजन है। ये एक फ्रेंच टर्म है लेवांट रीजन। आप ये देखें कि उस वक्त से इस्तेमाल होती आ रही है जब कभी यहाँ पे रोमन एम्पायर हुआ करता था, उससे भी पहले। तो आप ये जरा मैप बना लेते हैं हम, उसके बाद जरा से डिस्कस करना आसान हो जाएगा बेटा। जो लेवांट रीजन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से बना लें बेटा, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये वाली जो साइड है इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। कुछ इस तरह की शेप बनेगी बेटा हमारे पास, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। बनाएं जरा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एरिया है, ये सारे का सारा हमारे पास आज का यरूशलेम है। और ये जो है हमारे पास ये वाला, बल्कि ये नहीं, ये वाला जो बनेगा ऊपर से ये वाला, ये सारा हमारे पास आज का गजा है। ये आज का हमारे पास गजा है और ये यरूशलेम है, जिसे हम वेस्ट बैंक भी कहेंगे। वेस्ट बैंक आपको कहे, यरूशलेम कहे, फलस्तीन कहे, आपने इसे ऐसे ही लेना है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं हमारे पास, जैसा कि इसके बिल्कुल नीचे साउथ में ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे, इस तरह से एक पेनिनसुला हमने बनाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो उस पेनिनसुला का नाम था हमारे पास सनाई, सनाई पेनिनसुला। कोयतूर की पहाड़ियां जहां हमने डिस्कस की थी। और ये किसका हिस्सा था सारे का सारा? मिस्र का, इजिप्ट का, इजिप्ट का हिस्सा था। यहां पे हमने जो कंट्री बनाया था ये वाला, ये सारा हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जॉर्डन, जॉर्डन बनाया, जिसे हमने उर्दन कहा था। इसे हमने उर्दन कहा था। ये सारे का सारा हमारे पास आज का इसराइल है। ये सारा जो दरमियान में है ये क्या है हमारे पास आज का इसराइल है। इसराइल के ऊपर ये नॉर्थ में ये वाली जो जगह है सारी की सारी, यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम है लेबनान। लेबनान, लेबनान का आजकल खबरों में आप सुन रहे होंगे। लेबनान के ऊपर भी और इस तरफ भी यहाँ जो कंट्री है उसका नाम है हमारे पास मुल्क शाम, सीरिया जिसे हम कहते हैं, मुल्क शाम जिसे हमने सीरिया कहा है। अब ये देखें सारा यहाँ क्या है हमारे पास? पानी है। ये कौन सा है? क्या है ये? हमारे पास सारा पानी है। और यहाँ भी हमारे पास क्या है बेटा? यह हमने फिर वो डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया सारा हमने बनाया था, सऊदी अरेबिया।
ये सऊदी अरब था, जॉर्डन से इधर नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है जी, सारे का सारा पानी के बॉडीज हैं। कौन सा पानी का बॉडी बनाया था हमने यहाँ, अफ्रीका और एशिया के दरमियान में रेड सी बनाया था। बनाते जाए बेटा, ये रेड सी। और ये जो पानी का बॉडी है ये हमारे पास क्या है, मिस्र के ऊपर हमने कौन सा बनाया था सी, मेडिटेरियन सी बनाया था। मेडिटेरियन सी हमने बनाया था, जो कि हमने कहा था कि हिस्सा है किसका, अटलांटिक ओशन का। इसे हमने मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन का हिस्सा कहा था। तो ये मैप थोड़ा सा बना ले, इसी को आज हमने डिस्कस करना है। और इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं लेवेंट रीजन की। इसमें हमारे पास लेबनान भी आएगा, शाम भी आएगा, इजराइल भी, फलस्तीन भी, जॉर्डन भी। इस तरह से इन कंट्रीज के लिए हम लेवेंट की जो टर्म है वो यूज करेंगे। तो मुझे एक बार बता दें, एक ये सोवियत सवा कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज का इशू है जी, बेटा बताएं आवाज का इशू है। एक बच्चा और कह रहा है ये आवाज नहीं आ रही है। मैक्सिमम बच्चे तो कह रहे हैं सर नो इशू नहीं है। बेटा अपने पास नेटवर्क चेक कर लें। सोबिया बेटा अपने पास चेक कर लें। जब मैं बोर्ड के पास था तब तो कोई इशू नहीं था आवाज का। अभी कोई इशू है तो मुझे बताएं जब मैं बोर्ड के करीब हूं। जी कोई इशू है बेटा? मैप बन गया है। अब एक बच्चा कह रहा है बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा बोर्ड का तो कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल से तो बेटा इशू नहीं है। अब आप इस तरह इशू बनाते रहेंगे वह फिर मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, मुझे बताएं। चलिए बेटा मैक्सिमम बच्चों के पास ठीक है, इसका मतलब है हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। तो आप अपनी साइड पे चेक करें। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट रीजन है ये वाला सारा, आज का आपको पता है खबरों में यही चल रहा है। जो मिडल ईस्ट की टर्म यूज की जाती है वो इन कंट्रीज के लिए, जो कल हमने पढ़े उनके लिए भी यूज की जाती है। इसमें इजिप्ट तक जो कंट्रीज हैं शामिल है मिडल ईस्ट में। ठीक हो गया? तो मिडल ईस्ट का मतलब भी यही कंट्रीज है, लेवेंट रीजन का मतलब भी यही है। वेस्ट एशियन कंट्रीज भी आप इन्हें कह सकते हैं किसी हद तक। इसके ऊपर जो आखिरी मुल्क है वो तुर्की है। शाम के ऊपर आखिरी मुल्क कौन सा है ऊपर की तरफ? टर्की है। टर्की से ऊपर फिर हम चले जाएंगे तो रशिया मौजूद है। तो इन्हीं को आप वेस्ट एशियन कंट्रीज भी कह सकते हैं किसी हद तक। तो इसमें हमने डिस्कस करना है इस रीजन को, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल यहाँ जंग चली हुई है, आजकल यहाँ जंग छिड़ी हुई है। थोड़ा सा इसे हम डिटेल में देखेंगे इस पोर्शन को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दुनिया के लिए? दुनिया के जो 3 बड़े मजाहिब हैं, नंबर 1 हमारे पास बेटा यहूदी लिखे, नंबर 2 हमारे पास ईसाई लिखे, नंबर 3 हमारे पास इस्लाम लिखे। ये तीनों मजाहिब के लिए इंपॉर्टेंट है यरूशलेम फलस्तीन। अरेंजमेंट मैंने इसलिए लिखी है, पहले यहूदी फिर ईसाई फिर इस्लाम, क्योंकि इन तीनों मजाहिब की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यहूदियत आई थी, बनी इसराइल, फिर ईसाइयत आई, फिर इस्लाम आया। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तीनों मजाहिब के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीजन। अगर मैं बात करूं यहूदियों की, से मैं रेज कर देता हूं। ये सारा कमीशन के हवाले से बेटा चीजें हम देख रहे हैं। आज आपको मैं इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में इशू ये है क्या, और फिर इसके सोल्यूशन भी देखेंगे हम कि ये इसका जो इंटरव्यू के हवाले से जिन बच्चों के इंटरव्यू है इस महीने या अगले महीने, यहां से उससे जरूर सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि करंट या जंग चल रही है।
लेबनान का सुन रहे हैं अभी आप, उन्होंने याह्या सिनवार को भी मार दिया है। हजबुल्लाह का था हसन नसरुल्लाह, उसे भी जो है ना शहीद कर दिया इन्होंने, इसराइलियों ने। इससे पहले हमास का लीडर जो था इस्माइल हानिया, उसे इन्होंने इसराइलियों ने, यहूदियों ने शहीद किया है ईरान में, तेहरान के अंदर। तो यहाँ सारी अब जंग चल रही है, इंपॉर्टेंट रीजन है ये। तो मैं यहूदियत की जरा थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूं। यहूदियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारे का सारा इलाका, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए हमारे जो नबी हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑलरेडी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे या फलस्तीन में तशरीफ लाए थे। बेसिकली वो इराक में थे, यहाँ इराक है, यहाँ हमारे पास जो मुल्क है वो इराक है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो हिजरत करके यरूशलेम आ गए थे, फलस्तीन आ गए थे। फिर आगे उनके दो बेटे हुए थे, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम इसहाक। थोड़ा सा इस्लामिक टच भी इसमें मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर इस पूरे जो ये हमारे पास एपिसोड है या जो लेक्चर है उसे समझने में आपको मदद मिलेगी, जरा समझ नहीं आएगा अगर आप इसे डिस्कस नहीं करेंगे तो। इस्माइल से फिर आगे कोई नबी नहीं आया टिल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से आगे जो नबी होंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जबकि इसहाक से याकूब, इसहाक से नेक्स्ट जो पैगंबर थे वो याकूब थे। याकूब का टाइटल था बनी इसराइल। याकूब का टाइटल क्या है? बनी इसराइल नहीं, याकूब का इसराइल, सिर्फ इसराइल। इसराइल का मतलब पूछता है अल्लाह के बंदे। इसराइल किसका टाइटल था? याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था, ये पूछेगा आपसे। तो इसकी याकूब की जो नस्ल थी 12 बेटे जब होंगे आगे चल के, जिसमें से एक बेटे का नाम यहूदा था, एक बेटे का नाम यहूदा। 12 बेटों में एक बेटा यहूदा था, एक बेटा यूसुफ भी था। तो याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है इसराइल। इनके जो 12 बेटे थे, जो औलाद चली, उसे क्या कहा गया? बनी इसराइल कहा गया। बनी इसराइल जो है आप ये देखेंगे, पूछता है बनी इसराइल किसकी कौम थी? याकूब अलैहिस्सलाम की कौम है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का ही टाइटल था इसराइल। इनकी कौम जो इनके औलाद में से आगे जो चलेगी नस्ल, उसे हम बनी इसराइल कहेंगे। बड़ी लाडली कौम थी अल्लाह पाक की। उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा, यहूदा से यहूदी, यहूदा से यहूदी, ये आपने याद रखना है। अब जो याकूब अलैहिस्सलाम थी ये किनान में थी, यहाँ पे है किनान। किनान जो है आज का कहाँ है? जॉर्डन के अंदर किनान है, वहां पे तशरीफ लाए। फिर याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ, एक बेटा यूसुफ जो यहाँ कुएं में डाला गया, फिर उसके बाद वो मिस्र में ले जाके बाजार में बेच दिया गया। मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। वो मिस्र का ही वजीर खजाना बनेगा आगे चल के। जब ये मिस्र का वजीर खजाना बना, यूसुफ अलैहिस्सलाम बने, तो इन्होंने अपने खानदान को, बनी इसराइल को किनान से कहां शिफ्ट कर लिया? यहां बुला लिया मिस्र में। ये सारे का सारा खानदान या बनी इसराइल की तरह शिफ्ट हो गया, जहां उनकी हुकूमत थी वहां पहुंच गया। वक्त आगे चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए। उसके बाद बनी इसराइल को यहाँ क्या बना लिया गया? गुलाम बना लिया गया। मिस्रियों ने क्या किया? उन्हें गुलाम बना लिया। वैसे भी अल्लाह पाक का असूल ये है कि जब कोई कौम अल्लाह ताला की अहकामात को छोड़ देती है, तो अल्लाह पाक क्या करते हैं? उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं किसी दूसरी कौम को, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। जिस तरह से हम जो हैं, अगर मुसलमानों की मैं बात करूं, तो हमने जैसे ही जो अल्लाह का दीन था उसे छोड़ा, हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने मुसल्लत कर दिया। अमेरिका को, IMF को, इस तरह की जो ताकतें हैं ये अब इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तो इसी तरह से जो है ना बनी इसराइल ने जब छोड़ा अल्लाह ताला के अहकाम को, तो यहाँ पे इनके ऊपर अल्लाह पाक ने मिस्रियों को मुसल्लत कर दिया। अब मिस्री हुकूमत कर रहे हैं और ये जो इसराइल वाले हैं, बनी इसराइल वाले हैं, गुलाम है। फिर इनके जब तौबा कबूल होती है, तो इनमें बनी इसराइल में एक मूसा अलैहिस्सलाम, एक पैगंबर आएंगे। इस्लामिक स्टडीज में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर यहाँ फिरौन से बचा के ले जाएंगे। उसे कहाँ ले जाना? उन्हें यरूशलेम लेके जाना था। उन्होंने अर्ज़े मुकद्दस कहते हैं, यहूदी क्या कहते हैं इसे? अर्ज़े मुकद्दस, हॉली लैंड।
या फिर प्रॉमिस लैंड भी कहते हैं, वो जमीन जिसका अल्लाह पाक ने वादा किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम यहां से निकाल के लेके जाना चाह रहे थे, कहां? यरूशलेम। लेकिन यहां से फिरौन, इसमें रेड सी में फिरौन डूब गया था। यहां से जब वो निकले थे लेके यहाँ पे पहुंचे थे सनाई में, तो फिरौन भी पीछे आया और यहाँ रेड सी के अंदर डूब गया था। अब सनाई में जब पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेके, तो बनी इसराइल ने फिर नाशुक्री की और मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम यहीं पे दफन है, सनाई के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसराइल का, वहां पे। और कौम को फिर भटका दिया गया, कौम फिर यहीं भटकी रही। कहां? सनाई में, प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच सके। फिर आगे चल के इस्लामिक स्टडीज में हम पढ़ेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर आएगा, या सुलेमान से पहले जो उनके वालिद थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, और उनके जो सुसर थे, जो बनी इसराइल के पहले बादशाह थे तालूत, वो यहां से लेके जाएंगे और यरूशलेम को फतह करेंगे और वहां ले जाएंगे अपनी कौम बनी इसराइल को। बनी इसराइल यहां पहुंच गई दोबारा से यरूशलेम में दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में। और फिर उसके बाद दाऊद के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो वो यहीं पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी बनी इसराइलियों की, यहूदियों की, और इसी तरह से आप देखें कि उसके बाद उनका बेटा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनकी भी बड़ी सारी यहाँ पे हुकूमत थी, एक जबरदस्त किस्म की। तो उन्होंने यहाँ बैतुल मुकद्दस तामीर करवाई मुसलमानों के मुताबिक, हमारे मुताबिक, फरिश्तों से और जिन्नात से काम लिया और मस्जिद अक्सा बनाई, मस्जिद अक्सा बनाई हमारे मुताबिक। यहूदी कहते हैं बनी इसराइल वाले कि उन्होंने यहाँ पे सोलोमन टेम्पल बनाया। क्या बनाया? सोलोमन टेम्पल बनाया, या जिसे वो फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं, जिसे वो फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, फिर सुलेमान टेम्पल कहते हैं। इस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, वक्त आगे चला। इसे अब मैं थोड़ा सा रेज करता हूं, क्योंकि अभी मैं इसकी जरूरत नहीं रही है, थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, इसे मैं रेज कर रहा हूं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, बनी इसराइल यहीं पे मौजूद है, फलस्तीन और आसपास के एरिया में, ठीक है। अब एक यहाँ पे ना इराक का पूरा नाम था बेबीलोन, बाबुल शहर आज भी मौजूद है, बेबीलोन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का सुना होगा। यहां पे जो है ना जी एक बंदा था, बख्त नसर, लिखिए जरा, बख्त नसर। बख्त नसर था एक बादशाह जो कि बेबीलोन एम्पायर से था। पूछता है कौन से एम्पायर से था? ये बेबीलोन एम्पायर से था। कब की बात है? 587 बीसी की बात है। ये डेट लिख लेना, पूछ लेता है कभी कभी। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 587 साल पहले इसने आके यहां हमला किया, यहूदियों को मारा, और इनका जो सोलोमन टेम्पल था, जिसे वो कहते हैं सोलोमन टेम्पल, या इसी को वो कहते हैं फर्स्ट टेम्पल, इसी को वो क्या कहेंगे? फर्स्ट टेम्पल कहेंगे। यहूदियों को मारा और यहूदियों को यहां से निकाल दिया जो बचे कुचे थे, और इनका जो सोलोमन टेम्पल था या फर्स्ट टेम्पल था, वो भी इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, वो जाय कर दिया। क्या कर दिया? तो फर्स्ट टेम्पल था, सोलोमन टेम्पल था, उसे इसने बर्बाद कर दिया। किसने? बख्त नसर ने। वक्त आगे चला, अच्छा, इनके वो ताबूत सकीना भी गुम कर दिया उसने, इनका ताबूत सकीना भी उठा के ले गया, गुम कर दिया। वो अब तक नहीं मिला इन्हें, अभी तक वो नहीं मिला, गुम हो गया ताबूत सकीना। ताबूत सकीना क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम के कुर्ता, आसा, उनका डंडा, जो उनके मोजज़ात थे, इन्होंने यहूदियों ने एक संदूचके में बंद किए हुए थे। और वो जो किताब थी 10 कमांडमेंट्स, एक बक्से में उन्होंने रखे हुए थे। वो कहते थे जब तक हमारे पास ये बक्स है हमें कोई जंग नहीं हरा सकता। लेकिन बख्त नसर ने इनका ये कंसेप्ट भी गलत साबित किया और इनसे ताबूत भी छीन के ले गया और सोलोमन टेम्पल भी बर्बाद कर दिया, और यहूदियों को मार पड़ी ठीक ठाक। यहूदी भाग गए इधर उधर दुनिया में, जो बचे वो उन्होंने जान बचाई मुश्किल से। मामला आगे चला, इराक के साथ यह है, साथ ईरान, इराक के साथ इधर क्या है हमारे पास? ईरान है। ईरान में एक बादशाह आएगा साइरस आजम, साइरस द ग्रेट, सवाल बनाए पेपर में। ये साइरस आजम जो था, साइरस द ग्रेट, कौन से मुल्क का बादशाह था? ईरान का था। साइरस आजम,
साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट बड़ा अजीम बादशाह था ये ईरान का बादशाह था, ईरान का। इसने क्या किया, तकरीबन बात यह है 70 सालों के बाद, मतलब इस वाक्य के तकरीबन 70 सालों के बाद की बात है ये। साइरस आजम जब आया तो इसने क्या किया, यहूदियों को दोबारा इकट्ठा किया या फलस्तीन में, यरूशलेम में, और उन्हें दोबारा से जो उनका टेंपल था वो बना के दिया, और जिसे नाम देते हैं यहूदी किसका, सेकंड टेंपल का। ये फर्स्ट टेंपल था, अब जो दोबारा बनाया गया वो सेकंड टेंपल होगा। फर्स्ट तो तबाह हो गया ना। तो किसने बनवाया सेकंड टेंपल, साइरस आजम ने। साइरस आजम ने यहूदियों को दोबारा इकट्ठा किया यहाँ पे और सेकंड टेंपल बना के दिया। सवाल बनते हैं, ये सारे सवाल है बेटा, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजों को कनेक्ट करके आपका कंसेप्ट क्लियर करने की। कोई इशू तो नहीं है, मुझे बता दें एक बार, फिर ऐसा ना हो कि मैं जो है ना जी क्लास पढ़ाता रहूँ और आप बाद में बताएं ऐसा जी ये तो इशू था। अभी भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो है ना, यार कौन लोग हैं ये। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो 70 सालों के बाद मैंने आपको बताया कि साइरस आजम आया, उसने दोबारा से यहूदियों का टेंपल बनवा दिया, जो कि मौजूद रहा कितने सालों तक, 430 सालों तक। अब मुझे ये रेज करना पड़ेगा, अब मुझे ये रेज करना पड़ेगा। तो अब जो है ना ये जो टेंपल था इनका मौजूद रहेगा 430 सालों तक तकरीबन, तकरीबन राउंड अबाउट। ये फिगर याद रखने, मैं आपको जो फिगर लिखवा रहा हूं ना, ये मैं किसी वजह से लिखवा रहा हूं। 587 BC 70 साल, और ये 430 सालों तक वो सेकंड टेंपल मौजूद रहा, तकरीबन 430 साल। ठीक है। फिर आया एक बादशाह रोमन अंपायर, ऊपर ये रोमन अंपायर यहां ऊपर था। रोमन अंपायर से एक बादशाह आएगा टाइटस, टाइटस रोमन अंपायर से था। रोमन अंपायर से टाइटस नामी एक बादशाह था, उसने आके फिर यहां यहूदियों को मारा और इनका जो सेकंड टेंपल था वो भी बर्बाद कर दिया। सेकंड टेंपल भी इनका तोड़ दिया उसने और इन्हें यहां से निकाल दिया या मार दिए गए, जो बचे इधर उधर जाके छुप गए। तो टाइटस नामी रोमन अंपायर ऊपर था, रोमन अंपायर यहां से आया, इसने आके इन्हें मारा और इनसे ये इलाका छीन लिया गया। सेकंड टेंपल भी इनका बर्बाद कर दिया गया और ये इनमें से कोई बंदा नहीं छोड़ा उसने ऐसा जो बताए कि जी यहां पे हमारा टेंपल था, कोई बंदा नहीं छोड़ा इस तरह से इसने। अब ये छुप गए, इधर उधर भाग गए जो बचे थे, फिर एक नस्ल, फिर दूसरी नस्ल, फिर कई नस्लें गुजर गई इस तरह से। अब आगे आ गया क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत आ गई। तो ये यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो हमारा सेकंड टेंपल गिराया गया, सुलेमान टेंपल गिराया गया, वो कहते हैं उसी जगह के ऊपर मस्जिद अक्सा बनाई गई है, जो आज की मस्जिद अक्सा है। तो हम इसे गिरा के दोबारा से अपना थर्ड टेंपल बनाएंगे। यहूदियों का कंसेप्ट ये है, वो क्या करेंगे, थर्ड टेंपल बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसे गिराएंगे और यहाँ पे थर्ड टेंपल बनाएंगे। अपना पहला टूट गया, दूसरा टूट गया, उसी जगह पे वो थर्ड टेंपल बनाना चाह रहे हैं। और वो जो दीवार है उसे कहते हैं दीवार गिरिया। क्या कहते हैं? दीवार गिरिया है एक दीवार, इसी मस्जिद अक्सा की एक दीवार को वो दीवार गिरिया कहते हैं। उससे पकड़ के गिरिया जारी करते हैं, रोते हैं, माफी मांगते हैं अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की, और दीवार गिरिया को पकड़ के वो रोते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ दोबारा से बनाएंगे अपना थर्ड टेंपल, और फिर हम यहाँ से किंग डेविड हमारे आएंगे और जो है ना ये हम दोबारा से ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, बहुत बड़ी हुकूमत। जिस तरह के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो डेविड कहते हैं ना, दाऊद अलैहिस्सलाम की जिस तरह हुकूमत थी या सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम हुकूमत थी, हम वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे इस पूरे रीजन पे कब्जा करके। तो ये यहूदियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ गई, वो ये पूछता है पेपर में कि किन किन मज़ाहिब के लिए इंपॉर्टेंट है फलस्तीन या यरूशलेम।
यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। यहूदियों के लिए क्यों है, मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अब जरा आ जाए ईसाइयों पे, इसे मैं रेज करता हूं। अब आ जाए जरा ईसाइयों पे। ईसाइयों की अगर हम बात करें तो ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, हम भी मानते हैं उन्हें। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी यहीं यरूशलेम में हुई थी, यहीं पे वो पैदा हुए। बनी इसराइल के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में पैदा हुए थे। तो बनी इसराइल ने इन्हें तस्लीम नहीं किया था और इन्हें सूली पे लटका दिया था, इन्हें सलेब पे लटकाया था यहीं यरूशलेम में, ईसाइयों के मुताबिक और यहूदियों के मुताबिक। मुसलमानों के मुताबिक ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे हम शक्ल को उन्होंने लटका दिया था और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमान पे उठा लिया था। तो लेकिन किसी ना किसी को तो लटकाया गया, चाहे हम शक्ल को लटकाया गया था। आप ये देखें, ठीक है। तो उनका अकीदा ये है कि उन्हें यहीं पे लटकाया गया। ईसाइयों का अकीदा ये, इसीलिए ईसाई इस जगह को समझते कि उनका हक है, ये उनकी जगह है जहां पे उनका पैगंबर पैदा हुआ और उन्हीं का जो है ना जी, वहीं पे उनकी परवरिश हुई। नजरत के इलाके बैतुल्लाहम में पैदा हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम। नजरत के इलाके में उनकी, यहाँ पे इलाके के नाम है, जगहों के नाम बता रहा हूँ। नजरत के इलाके में उनकी परवरिश हुई और वहीं यरूशलेम में ही उन्हें सलेब पे लटकाया गया, यहूदियों के, ईसाइयों के मुताबिक, और यहूदियों के मुताबिक भी यही है। तो इसीलिए ईसाइयों के लिए मुकद्दस है ये जगह। वो कहते हैं जी हमारे जो नबी है वो यहीं पे दफन है, यहीं पे उन्होंने जिंदगी गुजारी, तो ये हमारा इलाका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस्लाम आ गया, फिर कुछ दिनों के बाद इसे मैं रेस करता हूं। इस्लाम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिर आ गया हमारे पास इस्लाम। इस्लाम आपको बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से शुरू हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से क्या हुआ जी, इस्लाम शुरू हुआ। तो आप ये देखें 638 एडी, 638 एडी हजरत उमर फारूक का दौर। उमर फारूक साहब का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस्लाम आया तो यहां आया मक्का में, मदीना में, ये मदीना है। मदीना में नबी पाक ने रियासत मदीना बनाई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आसपास के इलाके भी रियासत मदीना का हिस्सा बनते गए और उमर फारूक के दौर में 638 एडी के अंदर यरूशलेम भी मुसलमानों की गोद में आ गया, मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया यरूशलेम भी। तो इस तरह से अब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत है। अब यहाँ मुसलमानों ईसाइयों से जंग की थी, या ईसाइयों का कंट्रोल था जब मुसलमान गए थे या जंग हुई थी। तो ईसाइयों ने इस शर्त पे दिया मुसलमानों के हवाले की, हज़रत उमर फारूक के हवाले की चाबियां यरूशलेम की, कि जिसमें हमारे साथ वादा करेंगे कभी भी या किसी यहूदी को इंटर नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि यहूदियों ने क्या किया, ईसाइयों का जो नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, उसे सलेब पे लटकाया उनके मुताबिक। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहूदियों को यहाँ कभी इंटर नहीं होने दिया जाएगा, तो इसलिए हम आपको इस शर्त पे दे रहे हैं। हज़रत उमर फारूक साहब ने मुआहदे पे दस्तखत किए और कहा ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम यहाँ पे कभी किसी यहूदी को इंटर नहीं होने देंगे। अब यह मुसलमानों के पास चला गया। ये मुसलमान मजबूत हो चुके थे इस रीजन में, पूरे में मुसलमानों के कदमों में आ गिरा था रोमन अंपायर भी और पर्शियन अंपायर भी। ये वही दौर है। अब मुसलमान जब आगे चले, मुसलमान तो सारे नबियों को मानते हैं, हजरत सुलेमान को भी मानते हैं, हजरत याकूब को भी मानते हैं, इब्राहिम को भी मानते हैं और हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत ईसा को भी मानते हैं। हम तो सारे नबियों को मानते हैं। तो हमारे लिए तो वैसे ये मुकद्दस ही है। लेकिन नबी पाक के दौर में, नबी पाक जब मेराज पे गए थे तो वो यही से बैतुल मुकद्दस से गए थे, मस्जिद अक्सा से। इसकी रिवायात है बहुत सारी। फिर हमारा पहला जो काबा था, यहां से मदीना से हम इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। पहले 17 महीने जो हमारा काबा रहा वो यही रहा, मस्जिद अक्सा। फिर बाद में हमने उसका जो था वो शिफ्ट किया अल्लाह पाक के हुक्म से
जोहर की नमाज में नबी पाक ने अपना किबला चेंज कर लिया, हुक्म आ गया था। तो हमारे लिए इसीलिए मुकद्दस है क्योंकि हमारा ये किबला अव्वल है, क्योंकि अव्वल था। और यहां से हमारे नबी पाक मेराज पे भी गए थे। इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हम कहते हैं, जो इनसे पहले जो हैं उनकी भी हम मानते हैं सारे नबियों को। तो इसलिए मुसलमान इसे अपने लिए मुकद्दस समझते हैं। और अब ये मुसलमानों के पास है। कब? हज़रत उमर फारूक के दौर में आ गया, जब ये मुसलमान यहाँ कमजोर हुए। ये दौर था अब्बासियों का। तो उस वक्त यहाँ से ईसाई जो थे मजबूत हो चुके थे, रोमन अंपायर जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने दोबारा से यहाँ हमले किए, मुसलमानों से ये इलाका सारा छीनने की कोशिश की। तो उन जंगों का नाम जरा लिख लें, उसके बारे में सवाल बनेंगे, इसे मैं रेज करता हूं। उन जंगों के नाम है हमारे पास सलेबी जंगें। सलेबी जंगों के बारे में आपने सुना होगा। सलेब वो आपको पता है कि इस तरह क्रॉस का निशान बना होता है। क्रिश्चियन उसे जो है ना यूज करते हैं। सलेब वही है जिस सलेब के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था। तो सलेबी जंगें जिसे हम कहते हैं क्रूजेड वार, क्रूजेड वार इन्हें हम कहेंगे। तो फर्स्ट क्रूजेड वार होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। इसे उर्दू में अगर कहेंगे तो हम सलेबी जंग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सलेबी जंग कहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्रूजेड वार का साल लिख लें। वो है जी हमारे पास 1095 से लेके 1099 तक। ये हमारे पास एडी है, एडी। ये एडी है और सल्तनत अब्बासिया बैठी हुई थी इराक में, बगदाद में। ये वो दौर है। तो इसमें एक साइड पे रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर था। दूसरी तरफ जो थे आप देखें कि मुसलमान थे। मुसलमानों में आप देखें कि हमारे पास जो है ना इसमें फातमीद थे। इसी तरह से देखेंगे अगर आप तो सल्जूक भी थे इसमें, और सल्तनत अब्बासिया भी। ये वही दौर था। इसमें आपने याद रखना है साल के फर्स्ट क्रूजेड कब हुई, ये आपने साल याद रखना है बस। इसमें हुआ क्या था, इसमें बड़ी तब्दीली क्या हुई थी? बड़ी तब्दीली इसमें यह हुई थी, ये जंग क्रिश्चियन जीत गए थे, ईसाई जीत गए थे, रोमन अंपायर वाले जो आए थे वो जीत गए थे। और उन्होंने यहाँ से मुसलमानों से यरूशलेम का इलाका छीन लिया था। मुसलमान ये जंग हार गए थे, ईसाई ये जंग जीत गए थे। और मुसलमानों को किसी एक को भी यहाँ से नहीं भागने दिया गया था। बुरी तरह से कत्लेआम किया गया था। बहुत बड़ा जुल्म किया गया था मुसलमानों पे, क्योंकि वो ताकत में थे। अब मुसलमान कमजोर और डिवाइड हो चुके थे। तो इस तरह से फर्स्ट क्रूजेड में क्या हुआ, हमारे पास जो यरूशलेम का इलाका था ये वापस चला गया मुसलमानों से। किसके पास? ईसाइयों के पास। फर्स्ट क्रूजेड में ये तब्दीली हुई। फिर मुसलमानों ने कोशिश की इसे वापस लेने की, और उस जंग का नाम क्या है हमारे पास? सेकेंड क्रूसेड। सेकेंड क्रूसेड जो है ये हुई हमारे पास 1145 से लेके 1150 तक। ये सेकेंड क्रूसेड का इलाका का टाइम है। इसमें दो बड़े लीडर उभरे थे मुसलमानों की तरफ से, अहमदुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी। जंगी अंपायर लड़ा था मुसलमानों की तरफ से, उधर से क्रिश्चियन थे, रोमन अंपायर था। तो इस जंग के अंदर कोई खातिर खा कामयाबियां नहीं मिली। आसपास के इलाके तो कुछ आजाद करवा लिए थे मुसलमानों ने, लेकिन यरूशलेम मुसलमानों के हाथ नहीं आया था। तो सेकंड क्रूसेड का साल याद रखना है, और इसके अंदर कोई खातिर खा फायदा या मतलब कुछ मिला नहीं मुसलमानों को। इलाके आसपास के जरूर हो गए, लेकिन यरूशलेम नहीं आ सका था। ये उन्हीं के पास रहा। फिर उसके बाद होगी थर्ड क्रूसेड, थर्ड तीसरी सलेबी जंग। तो इसका जो साल है बेटा वो 1187 से लेके 1192 तक का साल है। 1187 से लेके 1192 तक इसमें मुसलमानों की तरफ से जो लीडर बन के आएगा वो कौन था जी? वो था हमारे पास सलाहुद्दीन अय्यूबी।
सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो थे, अयूबी डायनेस्टी से इनका ताल्लुक था। वो बेसिकली यहाँ से मिस्र से आए थे, फातिमीद अंपायर भी आप कह सकते हैं, उसके सक्सेसर थे ये। तो वहां से ये आए थे, इन्होंने आके यरूशलेम को पे क्या किया जी, कंट्रोल हासिल किया। और उधर से कौन थे, ईसाइयों की तरफ से कौन थे? रिचर्ड था, रिचर्ड द लायन हार्ट जिसे कहते हैं। फिलिप था, फिलिप, रिचर्ड, ये 2-3 नाम थे जो अंग्रेजों की तरफ से थे। और दूसरी तरफ से कौन था मुसलमानों की तरफ से? सलाहुद्दीन अयूबी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आप लोग मूवी देखने का शौक रखते हैं तो हिस्टोरिकल मूवीज देखा करें। फिर इस पे जो मूवी बनी हुई है यरूशलेम की फतह के ऊपर, उस मूवी का नाम है किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ हेवन के नाम से है, उर्दू में भी मिल जाएगी आपको डबिंग, तो वो आप लोग जरूर देखिए। उसमें सारी इस जंग के बारे में बताया गया, इस आखिरी जो जंग थी, थर्ड क्रूसेड जो थी, इसके बारे में सारा सलाहुद्दीन अयूबी का जो एक करैक्टर था वो दिखाया गया है, और पॉजिटिव दिखाया गया है। हालांकि उन्होंने बनाई है अंग्रेजों ने, वो सलाहुद्दीन अयूबी का जो पॉजिटिव करैक्टर था उसे छुपा नहीं पाए कोशिश करके भी। बड़ा जबरदस्त मतलब उनका करैक्टर दिखाया गया है। तो सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने ये छीन लिया तीसरी क्रूसेड में, किससे? ईसाइयों से वापस। दोबारा से ये यरूशलेम आ गया मुसलमानों के पास। ईसाइयों को यहां से निकाल दिया गया, ईसाइयों को यहां से निकाल दिया गया। उन्हें कहा कि जाओ अपने जहां पे तुम्हारी हुकूमत है, अब ये दोबारा से मुसलमानों के पास रहेगा। अब ये मुसलमानों के पास था, वक्त आगे चला। अब मैं मेन इवेंट देख लेता हूं। यहाँ पे ये जो सारा इलाका था फिर चला गया किसके पास? सल्तनत उस्मानिया के पास। पिछले लेक्चर में सल्तनत उस्मानिया का यहाँ तुर्की बैठी हुई है ऊपर, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, उनके अंडर चला गया, उनके पास चला गया। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट, इसे रेज कर रहा हूं, वर्ल्ड वार फर्स्ट पे आ जाते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब आई तो उस वक्त ये सारा इलाका निकल गया मुसलमानों से, और फिर किसके पास चला गया? बरतानिया के पास चला गया और फ्रांस के पास चला गया। हाँ जी, WW1 जब हुई 1914 से लेके 1918 तक, ये जंग का दौर है। तो जो यहाँ पे बैठा हुआ था सल्तनत उस्मानिया, वो कमजोर हो चुकी थी, और फाइनेंशियली भी और वैसे भी उनके खिलाफ बड़े मसाइल थे। तो अब यहूदियों जो छुपे हुए थे पूरी दुनिया में, उन्होंने अब निकलना शुरू किया और वो बरतानिया की तरफ चले गए। यूके था एक साइड में, फ्रांस था, यूएसए था, दूसरी तरफ टर्की था और जर्मनी था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। यहूदियों ने सपोर्ट किया यूके को। पहले वो तुर्की के पास गए, उन्हें कहा जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें इजाजत दे दें यहाँ के रहने की, हम जंग में आपको पैसा भी देते हैं, आपकी हुकूमत बच जाएगी, आप जंग भी नहीं हारेंगे। यहूदी इकट्ठे होकर पहुंचे तुर्कों के पास। तुर्कों ने कहा कि तुम्हारे फारूक का जो मुआहदा है हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे। उनके पास ऑप्शन था, वो यूके के पास गए, फ्रांस के पास गए, उन्हें कहा कि तुर्कों को शिकस्त देने में हम तुम्हारा साथ देते हैं, मैन पावर भी देंगे, हम लड़ेंगे भी सही, पैसा भी देंगे, हर तरह से तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम तुर्की को शिकस्त दो, और जब तुर्की हार जाए तो हमें यहाँ रहने की इजाजत दी जाए, यहाँ हमें अलग से एक मुल्क बना के दिया जाए। तो जंग के दौरान ही इनका मुआहदा हुआ यहूदियों का, किसके साथ? बरतानिया के साथ। और उस मुआहदे का नाम है बेलफोर डिक्लेरेशन। लिखिए जरा, बेलफोर डिक्लेरेशन उस मुआहदे का नाम है। ये 1917 की बात है, जंग के दौरान ही 1917 में, उस वक्त तकरीबन बरतानिया जंग जीत रहा था। उस वक्त बेलफोर जो था ये बरतानिया का साबिका प्राइम मिनिस्टर था, और उस वक्त ये जो फॉरेन अफेयर थे उनके मामला देख रहा था जब ये मुआहदा हो रहा है। इससे पहले बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर रह चुका था, बेलफोर बंदे का नाम है। 1917 के अंदर यहूदियों को इजाजत दी गई इस मुआहदे में कि जी हम जंग जीतने के बाद यहाँ तुम्हें रहने की इजाजत देंगे, तुम्हारा अलग से मुल्क बनाएंगे, तुम्हारे लिए यहाँ एक अलग से मुल्क बनाएंगे। ये मुआहदा हो गया, जंग जीत गए ये वाले, ये जंग हार गए। ये सारे इलाके जो थे किसके पास चले गए? लेकिन सीरिया चला ले लिया फ्रांस ने, ये फ्रांस के पास चला गया। ये भी लेबनान भी फ्रांस के पास चला गया।
ये यूके के पास चला गया, ये भी यूके के पास चला गया, ये भी यूके के पास चला गया। बाकी नीचे जो मुल्क हमने देखे हैं कल जो पढ़े थे लास्ट लेक्चर, वो भी सारे बरतानिया के पास थे। ये भी बरतानिया के पास था। तो ये सारे इलाके बांट लिए फ्रांस ने और यूके ने आपस में। और यहूदी पूरी दुनिया में जहां जहां छुपे हुए थे उन्होंने यहाँ के रहना शुरू कर दिया और उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। अब जमीनें खरीदते जा रहे हैं, यहूदियों के पास पैसा बहुत था, फलस्तीनी गरीब लोग थे, जंग के बाद इनके बेचारों के हालात अच्छे नहीं थे, ये जमीनें बेचते रहे और यहूदी जमीनें खरीदते चले गए। यहूदी जमीनें खरीदते चले गए और आगे चल गए। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुई, फिर जो ये यहूदी थे इन्होंने साथ दिया किसका, बरतानिया का, फ्रांस का, यूएसए का दूसरी जंग में भी। और हिटलर को शिकस्त हुई। हिटलर ने यहूदी मारे थे 60 लाख यहूदियों को जो मारा था, जो हिटलर ने उसे शिकस्त दिलवाने में इन यहूदियों का हाथ था, क्योंकि ये दूसरी साइड पे चले गए थे। इस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर भी यही ताकत जीत गई। अब इनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था, लेकिन दुनिया का चौधरी तब्दील हो गया था। अब यूके दुनिया का चौधरी नहीं था, बल्कि कौन था, यूएसए था। यूएसए यूएनओ बनवा चुका है, मैंने आपको सारा पढ़ाया है। ये क्या है, दुनिया का चौधरी है। अब इसने कहा यूके को कि निकलो, जिन मुल्कों में तुमने कब्जा किया हुआ है सारे खाली करो, जितनी कॉलोनी तुमने बनाई हुई है सारी खाली करो, वरना फिर हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। क्योंकि ये यूके जो था और फ्रांस ये जंग हार रहे थे। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल ना होता सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो इनका बहुत बुरा हाल कर रहा था जापान ने और जर्मनी ने। अब चौधरी तब्दील हो गया। चौधरी ने कह रहा है कि निकलो यहाँ से, खाली करो ये। अब यहाँ से बरतानिया जा रहा है 52 में, वैसे डोमिनियन था ये 46 में यहाँ से जाएगा, 46 में। इसी तरह से आप देखें कि इराक से 32 में चला गया था। नीचे मुल्कों का हम पढ़ चुके हैं। शाम है, लेबनान है, यहाँ से फ्रांस भी निकलेगा। 43 में फ्रांस लेबनान से निकलेगा, 46 में शाम से निकलेगा। अब ये इलाके खाली हो रहे हैं। अब यहूदियों ने कहा कि यार तुम तो जा रहे हो, हमारा मुल्क जो तुमने बनवाना था, हमने जंग में बंदे मरवाए अपने, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें जंग जितवाई हमने, हमारा मुल्क बनाओ पहले। यहाँ बरतानिया से कहा। अब बरतानिया को पता था कि अगर मैं बनवाता हूं तो ये सारे अरब मुल्क हैं, ये सारे रिएक्शन देंगे। तो बरतानिया ने कहा कि हम ऐसे करते हैं, ये जो फलस्तीन है ये सारे का सारा हम देते हैं किसे, यूएनओ के अंडर। यूएनओ बन चुका था, यूएनओ के अंडर दे देते हैं। यूएनओ तुम्हारा मसला हल कर देगा। यूएनओ में कौन बैठा था, वो यूएसए, फ्रांस, यूके, वो खुद ही थे। तो यूएनओ ने कहा कि हम यहाँ क्या करते हैं, 2 स्टेट्स बनाते हैं, 2 रियासतें बनाते हैं, एक फलस्तीन के लिए, एक फलस्तीनियों के लिए, एक इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए। अब इस बात को इसराइलियों ने फौरन तस्लीम कर दिया, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह थी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, ये जंग आजादी के बाद बता रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर के कुछ एरिया पे इसराइल की गवर्नमेंट बना दी जाए, कुछ पे फलस्तीन की बना दी जाए। इसराइली मान गए, लेकिन यहाँ जो अरब मुल्क थे वो नहीं माने। फलस्तीनी खुद नहीं माने। इनकी आंख जब खुली जब यहाँ इसराइल बन गया, क्योंकि अचानक से, इसे मैं रेज करता हूँ, 14 मई 1948 को क्या किया, यहाँ इसराइल की बुनियाद रख दी गई। इसे मैं रेज करता हूँ। इसराइल की जो बुनियाद रखी गई, कौन सी डेट को रखी गई, आपसे याद रखिएगा, उसके बारे में पूछ लिया जाता है आपसे। 14 मई 1948 को इसराइल की बाकायदा बुनियाद रख दी गई यहाँ पे। जब इसराइल की बुनियाद रखी, फलस्तीनियों को समझ आया कि हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमारे साथ तो हाथ हो गया। तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पे क्या बना दिया गया, सारे का सारा ये इसराइल बना दिया गया। अच्छा, जैसे फलस्तीनियों ने लड़ना शुरू किया इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, मिस्र ने भी हेल्प की, जॉर्डन ने भी हेल्प की, शाम ने भी हेल्प की, लेबनान ने भी, इराक ने भी, सऊदी अरब ने भी, और पाकिस्तान ने मॉरली सपोर्ट की, क्योंकि उस वक्त हमने नए बना था हमारा मुल्क, हमारे अपने मसाइल थे बहुत सारे। लेकिन ये जो जंग थी ना, इसे अब जंग का भी नाम थे फर्स्ट अरब इजराइल वार। फर्स्ट अरब इजराइल वार जो 1948 में हो गई। अरब, ये अरब मुल्क हैं सारे, ये इसराइल है। अरबों की इसराइल के साथ जंग।
अब टू स्टेट सोल्यूशन को अगर उस वक्त मान लिया जाता तो एक साइड पे इसराइल मुल्क बन जाता, एक साइड पे फलस्तीनियों का मुल्क होता, और आज ये खाना जंगी ना होती, आज ये खाना जंगी ना होती जो गजा में मुसलमानों को मारा जा रहा है बेघर है। अब उनको, अब वो बेचारे फलस्तीनी कहते चलो हमें वही दे दो, अब वो भी नहीं दे रहे। तो इस तरह से इन अरबों ने मरवाया। असल में अरबों ने कहा नहीं जी ये तो सारा हमारा है, हम लेंगे, ये तो सारा का सारा फलस्तीनी क्या है, हमारा है, मुसलमानों का है, फलस्तीनियों का, जो फलस्तीनी में लोग रहने वाले हैं उनका है, ये यहां से यहूदियों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो टू स्टेट सोल्यूशन को इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहूदी तैयार थे, उनके बैकअप पे अमेरिका खड़ा था, बरतानिया था, फ्रांस था। तो यहूदियों ने क्या किया, 14 मई 1948 को अपना मुल्क यहाँ लॉन्च कर दिया, और तैयारी थी उनकी बराबर। जैसे उन्होंने रिएक्शन दिया, जंग हुई, उस जंग को क्या नाम दिया, फर्स्ट अरब इसराइल वार। ये जंग इसराइल जीत गया, ये जंग इसराइल जीत गया, और जो फलस्तीनियन थे या जो अरब थे वो जंग हार गए। अरब ये जंग हार गए और इसराइल ये जंग जीत गया। इसराइलियों ने तैयारी की थी, उन्हें पता था कि जैसे हम यहाँ अनाउंस करेंगे अपना मुल्क तो क्या होगा, हमारे पर रिएक्शन आएगा और हमने उसे कैसे काउंटर करना है। फिर वो 2 जंगें लड़ चुके थे यहूदी, बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी प्रॉपर जंग की, मुसलमान सारे अयाश थे। तो इस तरह से फर्स्ट अरब इसराइल वार इसराइल जीत गया, और उसने अपना लोहा मनवा लिया, रजिस्ट करके अपने आप को यहाँ मुल्क जो उन्होंने बनाया उस पर वो सस्टेन कर गया। मामला आगे चला, आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा यहाँ भी कुछ तब्दीलियां होंगी मिस्र के अंदर, इजिप्ट को भी जरा देख लेते हैं। इसे मैं रेज करता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मिस्र में भी कुछ तब्दीलियां होंगी, वो भी जरा हम देख लेते हैं। मिस्र जो था इसकी डोमिनियन खत्म हुई और यहाँ इनकलाब आया। इनकलाब के बाद की जो गवर्नमेंट है उसे मिस्र वाले गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं आज भी। तो किंग नजीब आया यहाँ, किंग नजीब जो था ये 1952 में आया इनकलाब के बाद, 1954 तक ये रहा। पहला बादशाह अगर आपसे पूछा जाए मिस्र का तो कौन था जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, किंग नजीब था। ये चला गया, इसके बाद आया जो सेकंड जो किंग था या सेकंड प्रेसिडेंट जो था, किंग के बजाय प्रेसिडेंट लिखें, प्रेसिडेंट नजीब, सदर नजीब। ये फुटबॉलर था, ये भी सवाल बना मेरे बारे में, कौन सा मिस्र का प्रेसिडेंट था जो एक जबरदस्त किस्म का इंटरनेशनल फुटबॉलर था। किंग नजीब एक इंटरनेशनल फुटबॉलर था। ये प्राइम मिनिस्टर बना पहला किसका, प्रेसिडेंट बना पहला किसका, मिस्र का। इसके बाद आया जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर साहब आए जी इसके बाद मिस्र के अंदर। ये बड़ा जबरदस्त और मजबूत किस्म का हुक्मरान प्रेसिडेंट था, सदर था मिस्र का। इसने जो है ना प्लान किया, इसने कहा कि हम हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। एक तो इसने पहले आते ही क्या किया, सुइज कैनाल क्राइसिस, सुइज कैनाल क्राइसिस पैदा किया 1956 के अंदर। नेशनलाइजेशन ऑफ सुइज कैनाल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये सुइज कैनाल यहाँ से जा रही है, यहाँ से इसने कहा यहाँ से कोई भी इसराइल का जहाज नहीं गुजरेगा। यहाँ से इसने क्या किया, इसराइल के जहाजों की जाना रोक दिया। यहाँ से जाते थे इसराइल के जहाज, उसने कहा बंद कर दो। तो इसे क्या कहा, सुइज कैनाल क्राइसिस, नेशनलाइजेशन ऑफ सुइज कैनाल। अमेरिका बरतानिया को भी कहा कि यहाँ से तुम्हारे भी जहाज गुजरेंगे तो पैसे देके जाओगे तुम मुझे। इस तरह से क्राइसिस पैदा हुआ, लेकिन इस क्राइसिस को मैनेज कर गया। ये एक जंग की सिचुएशन पैदा हुई, लेकिन अमेरिका दरमियान में आया और मामला को कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें कुछ चीजें मैं स्टोरी सुना रहा होता हूँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लिखना पॉसिबल है। उसमें जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख भी रहा होता हूँ, आप भी वही कोशिश किया करें, लिख लिया करें। ठीक है। सुइज कैनाल क्राइसिस हो गया, नेशनलाइजेशन ऑफ सुइज कैनाल हो गई, मामला सेटल डाउन हो गए। अब जमाल अब्दुल नासिर प्लान कर रहा है उर्दन को साथ मिला के, शाम को साथ मिला के, लेबनान को साथ मिला के और फलस्तीनियों को साथ मिला के कि हम क्या करेंगे, एक जोरदार हमला करेंगे इसराइल पे और इसराइल को बर्बाद कर देंगे। ये कब की बात है, इसे मैं रेज कर देता हूँ। ये 1967 की बात है, 1967 की बात है, और जंग का नाम होगा सेकेंड अरब इसराइल वार। 1967 की बात है। इसी को वो कहता है 6 डेज वार।
6 दिनों की जंग, 6 डेज वार या फिर सेकंड अरब इसराइल वार। तो ये प्लान कर रहे होते हैं अभी कि हम क्या करेंगे, हमला करेंगे इसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। उससे पहले इसराइल क्या करते हैं, इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उससे पहले अभी हम प्लान कर रहे हैं, 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने हमला करना था। अभी ये ताकत जमा कर रहे हैं, हजारों के हिसाब से फाइटर जेट है इनके पास। रशिया इनके पीछे था, ये रशिया के कैंप में थे, कोल्ड वार का दौर था ना, ये रशिया इनके पीछे था। इस तरह से ये तैयारी कर रही हैं और इसराइल के ऊपर हमला करने की इसराइल को जब खबर मिलती है तो इसराइल रात को ही हमला कर देता है इनके ऊपर। इनके जहाज जो रनवे पे खड़े थे हजारों के हिसाब से उन्हें तबाह कर देता है। मतलब जंग शुरू ये करते इससे पहले उसने जंग शुरू करके इतना सारा नुकसान पहुंचाया कि ये उस नुकसान को क्या ये जंग लड़ ही नहीं पाए इसराइल के साथ। अब इनकी तैयारी मुकम्मल हुई नहीं थी। तो इस तरह से इसराइल ने 6 दिनों के अंदर सारी जंग खत्म कर दी। 6 डेज वार इसलिए कहा गया कि इसराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर मिस्र को भी शिकस्त दे दी, जॉर्डन को भी शिकस्त दे दी, शाम को भी शिकस्त दे दी और लेबनान को भी शिकस्त दे दी। 6 दिनों के अंदर इन फलस्तीनियों को भी शिकस्त हो गई। सारों को उसने शिकस्त दे के क्या कर दिया, अपना लोहा मनवा लिया और बता दिया कि भाई हमारी तरफ अगर कोई आंख उठाएगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। और उन्होंने निकाली, प्रैक्टिकली करके दिखाया। 6 दिनों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस को हराना कोई आसान नहीं था, लेकिन इसराइलियों ने कर दिखाया। इस तरह से इसराइली अब एक मजबूत फौज और एक मजबूत किस्म का, मतलब है कि उनका एक बेहतरीन किस्म का उनका यहाँ पे एक वो बन गया, एक हवा बन गया। उसके पीछे अमेरिका था, इसराइल था, इसराइल था इसके पीछे, अमेरिका था इसराइल के पीछे, बरतानिया था, फ्रांस था। ये एक कैंप था। ये जमाल अब्दुल नासिर और अरब ये जो थे ये रशिया के कैंप में थे। रशिया कोई खातिर खाइन की हेल्प नहीं कर पाया, इन्हें असला तो बेच रहा था, कोई खातिर खा हेल्प नहीं कर पाया। तो इस जंग के अंदर भी क्या हुआ, एक तो ये इसने शिकस्त दे दी, दूसरा क्या किया, इसराइल ने इनके इलाकों में कब्जा कर लिया। जैसा कि सनाई का जो इलाका था और सुइज कैनाल जो थी, ये सारी इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया। सुइज कैनाल भी और ये सनाई भी सारी इसराइल के पास चली गई। यहाँ एक पोर्ट है अकाबा पोर्ट, अकबा पोर्ट, जॉर्डन की, उर्दन की, उस पे कब्जा कर लिया। यहाँ है हमारे पास गोलान हाइट, क्या है हमारे पास, गोलान हाइट, जो कि शाम का है हिस्सा, उस पे कब्जा कर लिया। मतलब ना सिर्फ इन्हें शिकस्त दी बल्कि इनके से बहुत सारे एरिया भी छीन लिए। सनाई भी छीन लिया, सुइज कैनाल पे भी कब्जा कर लिया, अकबा पोर्ट चली गई जो उर्दन की, और सीरिया की चला गई क्या, गोलान हाइट। इस तरह से जो है ना इसने अपने आप को मनवाया। जमाल अब्दुल नासिर को बड़ा सदमा हुआ, वो तो प्लान कर रहा था हमला करने का, लेकिन उसे मतलब दुख हुआ और उसके बाद ये मर गया था। जमाल अब्दुल नासिर की डेथ होगी, मैं रेस कर देता हूँ। जमाल अब्दुल नासिर की डेथ होगी 1970 में। जमाल अब्दुल नासिर की डेथ हुई कब, 1970 में इसकी डेथ हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जो था इसी का बताया जाता है। 50 लाख लोग इसके जनाजे में आए थे, 50 लाख। 1970 के अंदर इसके डेथ हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा, बहुत बड़ा हीरो बन गया था ना मुसलमानों का। सुइज कैनाल बंद कर रहा है, हमले कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आखिर पे हार गया। ठीक है, इस तरह से जो है ना जमाल अब्दुल नासिर चला गया। इसके बाद अगला जो हुक्मरान आएगा वो अनवर सादात आएगा। अनवर सादात जो था ये 1970 से लेके 1981 तक रहेगा, मिस्र का तीसरा प्रेसिडेंट। तो अनवर सादात ने भी जंग शुरू की, थर्ड अरब इसराइल वार। अपने इलाके वापस लेने की कोशिश, थर्ड अरब इसराइल वार 1973। इसने दोबारा से जंग की और जो है ना अपने इलाके वापस लेने की कोशिश की। ये वो जंग थी जिसमें पाकिस्तान से भी हमारे जो है ना कुछ बटालियन या कुछ जो ऑफिसर्स थे वो गए थे जियाउल हक की कमांड में। जियाउल हक जो था उन्हें कमांड कर रहा था, उनकी सरबराही में
पाकिस्तान से जो है ना जी गया था, आर्मी के कुछ लोग जो पायलट्स थे, इस तरह से पूरी एक ब्रिगेड, आप कह सकते, ब्रिगेड तो नहीं, एक टोली कह सकते हैं, जो जॉर्डन में जो जहाज थे उनमें बैठ के उड़ते थे और इसराइल पे हमला करते थे, और कुछ हद तक कुछ इलाके वापस करवाने में कामयाब हो गए थे 73 की जंग में। थर्ड अरब इजराइल वार में सारे इलाके तो वापस नहीं ले सके इसराइल से, ये कुछ एरियाज जो थे थोड़े बहुत 10% 20% कामयाबी मिल गई थी इसमें, लेकिन उनको खातिर खा फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, अब अनवर सादात ने देखा, उसने कहा कि यार ये अजीब जंग है, हमारे बंदे मर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम जो है ना जी फलस्तीनियों के लिए लड़ें। अनवर सादात को क्या किया गया जी, कन्विंस किया अमेरिका ने, और अनवर सादात के साथ मुआहदा होगा। इसे नीचे वाला पोर्शन में रेज कर रहा हूँ, अनवर सादात के साथ मुआहदा होगा। अच्छा, ये 73 वाली जो जंग है ना, 1973 वाली, जिसे मैंने थर्ड अरब इसराइल वार कहा है, इसे योम किपोर वार या फिर रमजान वार भी कहेगा, कभी कभी पेपर में रमजान वार कहे आपको 1973 आएगा, या योम किपोर वार भी कहता है कभी कभी। ठीक है, अनवर सादात की मीटिंग हुई इस तरह से, बीगन BEIN, जिस तरह से ये PM थे उस वक्त इसराइल के PM थे, ये इसराइल के BEIN, जिस तरह से बेटा इसको बोलेंगे। ठीक है, ये इनके साथ इनकी मुलाकात करवाई किसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने। तीनों नाम याद रखने आपने। जिमी कार्टर उस वक्त USA का प्रेसिडेंट था, इसने मुलाकात करवाई और मुआहदा करवाया दोनों के दरमियान में, और उस मुआहदे का नाम है हमारे पास कैंप डेविड एग्रीमेंट। ये याद रखना है आपने, कैंप डेविड एग्रीमेंट 1978 में अनवर सादात बेनिगेन इस तरह बिगेन इस तरह से कर लें, और जिमी कार्टर ये मुआहदा करवाने वाला था, और अनवर सादात को कहा गया, मिस्र को कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें मुल्क, और हम आपका इलाका वापस कर देंगे, आपको जो हमने कब्जा किया हुआ सराय का एरिया हम आपको वापस कर देंगे। तो अनवर सादात ने कहा कि मजीद जंग में नहीं लड़ता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसराइल को तस्लीम करता हूँ। बदले में इसराइल ने उसका सारा इलाका वापस कर दिया, छोड़ दिया। कौन सा मुआहदा हुआ, कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ। कैंप डेविड एग्रीमेंट में मिस्र ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, इसराइल ने उसका इलाका वापस कर दिया। तो ये पहला मुसलमानों पहला अरब मुल्क था, फर्स्ट अरब कंट्री जिसने इसराइल को तस्लीम किया। इससे पहले तुर्की ने कर लिया था, तुर्की ने 1949 में ही कर लिया था। तुर्की में पपेट गवर्नमेंट थी उन्हीं की, अमेरिका वालों की। सबसे पहले पहला मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो तुर्की था। दूसरा है ये मिस्र। ये अरब, तुर्की जो है अरब मुल्क नहीं है, वो अजम कंट्री है, गैर अरब है। तो अरबों में ये पहला मुल्क था जिसने तस्लीम किया किसी इसराइल को। ये सवाल इस तरह से बनेगा, तो किस मुआहदे में किया, कैंप डेविड एग्रीमेंट में। इसी वजह से अनवर सादात को क्या दिया गया, नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। नोबेल पीस प्राइज दिया गया कब, 1978 में। तो ये पहला मुसलमान है, सवाल बनता है वाज फर्स्ट मुस्लिम, पहला मुसलमान वो कौन सा है जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। पहला नोबेल प्राइज विनर है अनवर सादात। किस बेस पे मिला, कैंप डेविड एग्रीमेंट में मिला। कब मिला, 1978 में मिला। क्या था कैंप डेविड एग्रीमेंट, इसराइल को तस्लीम करना था मिस्र की तरफ से, और इसराइल ने उनका इलाका वापस कर दिया था। तो इस तरह से जो है ना अनवर सादात साहब जो थे, अब अरब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं। फलस्तीनियों की हिमायत से ये चला गया, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। अब अपनी जंग फलस्तीनियों ने खुद लड़नी थी। फलस्तीन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम जरा थोड़ा सा इन्हें देख रहे थे। बात समझ आ गई आपको यहां तक। अनवर सादात को फिर 1981 में कत्ल किया गया था, मार दिया गया था। अनवर सादात का जो टेन्योर है वो 1981 तक है, 1981 में इसे भी असैसिनेट कर दिया गया था। तो इस तरह से मामला चले।
उर्दन ने भी बाद में मुआहदा कर लिया इसराइल के साथ और अकबा पोर्ट वापस ले ली। गोलान हाइट आज भी इसराइल के पास है। शाम ने कोई मुआहदा नहीं किया इसराइल के साथ आज तक। तो गोलान हाइट जो आज भी वो किसके पास है? इसराइल के पास है। तो यहां तक मुझे बताएं, सारी स्टोरी आपको समझ आई कि अब हम जरा मॉडर्न सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है या उसके बाद क्या हुआ यहाँ इस रीजन के अंदर। मुझे ये बता दें, यहां तक क्लियर हो गया? जी बेटा, यहां तक हो गया? आपको कुछ समझ आई कि नहीं आई? जी बेटा बता दें। चल ऐसे मैं रेज करता हूँ, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कुछ चीजें और हम देखेंगे। अब इसमें ये देखें कि जब ये जो फलस्तीनी थे उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हमारे पीछे यार अब बस खाना पूरी कर रहे हैं, तो हमें खुद अपनी जंग लड़नी है। तो आप ये देखें, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यहाँ पे। पीएलओ बनेगी 1964 में, फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल याद ना रहे छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। फिर यहां पे वेस्ट बैंक में, ये वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं आपको जल्द आपको बताता हूं। वेस्ट बैंक में यरूशलेम में अल फतेह बन चुकी थी ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीनियों की 1959 के अंदर। इसका भी साल याद ना रहे छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये इसराइल सारे पे कब्जा कर चुका है, यहाँ पे भी उसका कंट्रोल है, गजा में भी, और यहाँ भी उसका कंट्रोल था उस जंग के बाद, 67 की जंग के बाद। तो वो विनर था ना, उसने इस पे भी कब्जा किया हुआ, इधर भी किया हुआ, यहाँ भी कर लिया था, वो उसने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे जो फलस्तीनी थे उन्हें कुछ को इधर धकेल दिया गया, गजा की तरफ, मेडिटेरियन सी की तरफ, कुछ को वहां धकेला गया। और इनकी पूरी एक खुली जेल बनाई हुई है यहाँ लोगों के ऊपर, मुकम्मल तौर पे उसका कंट्रोल है, ताकि हमारे खिलाफ कोई बंदा बगावत ना कर सके। कैंपों में रखा हुआ है लोगों को। तो हुआ ये कि इसराइल का एक ट्रक जा रहा था, उसने क्या किया, एक फलस्तीनी कैंप के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें वो 5-7 फलस्तीनी जो थे वो शहीद हो गए। तो लोगों ने बगावत शुरू कर दी। बात है 1987 की, 1987 की नहीं, 87 की नहीं, ये आप देखेंगे फर्स्ट, हाँ 87 की फर्स्ट अपराइजिंग लिखी जरा, फर्स्ट अपराइजिंग, इसे हम कहते हैं पहला इंतफादा। फर्स्ट इंतफादा जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट अपराइजिंग का साल जो है 1987 से लेके 1992 का साल है, या 93 करने से। फर्स्ट अपराइजिंग, फर्स्ट इंतफादा का जो दौर है, फर्स्ट अपराइजिंग मतलब फलस्तीनियों की रेजिस्टेंस इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। तो शुरू हुई थी कहां से, मैंने आपको बताया, एक ट्रक ने जब कुछ फलस्तीनियों को कुचल दिया था, तो वहां से लोगों ने बगावत शुरू कर दी। किसके खिलाफ? इसराइलियों के खिलाफ, के यहां से निकले, हमारे एरिया से रेजिस्टेंस शुरू हुई। तो इस तरह से जो है ना, उस दौर में पीएलओ को लीड करा हुआ कौन? यासिर अराफात। लिखे जरा, यासिर अराफात। कुछ बच्चे पूछ रहे थे अगले दिनों के, सर ये यासिर अराफात कौन था? तो यासिर अराफात लीडर था फलस्तीनियों का, या फिर पीएलओ को? पीएलओ को लीड करा था। यासिर अराफात क्या था जी? फलस्तीनियों का लीडर था, जो कि लीड कर रहा था पीएलओ को भी, अल फतेह को भी। ये सारी इकट्ठी हो चुकी थी उस वक्त, ठीक है। कहां पे? वेस्ट बैंक में। ये सारी किधर ऑर्गेनाइजेशन? दोनों वेस्ट बैंक में, यरूशलेम वाली साइड में, यरूशलेम वाली साइड में है। और इस तरह से मामला चल रहे हैं। तो अपराइजिंग यहाँ गजा में शुरू हुई, यहाँ पे ट्रक ने बंदों को शहीद किया था। तो अब यहां से जो है ना क्या होगा जी, शेख अहमद यासीन क्या करेगा, ये गजा के अंदर एक पार्टी बनाएगा। शेख
ये सारे नाम याद करने हैं आपने। शेख अहमद यासीन क्या करेगा, हमास बनाएगा। सवाल हमास के हवाले से बनता है, हमास किसने बनाई? तो शेख अहमद यासीन क्या करेगा, रेजिस्ट करने के लिए यहूदियों के खिलाफ, इसराइलियों के खिलाफ क्या बनाएगा, हमास बनाएगा। कहाँ? वेस्ट बैंक में। अल फतेह, PLO सारे किधर है? इधर है, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में। वहां पे मजामत कर रहे हैं। यहां पे अब कौन शुरू करेगा? शेख अहमद यासीन करेगा। ये थे जरा ठंडे मीठे लोग, ये 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते थे। ये दोनों, ये वाले जो थे यासिर अरफात, PLO, अल फतेह, ये कहते ठीक है इसराइलियों की हुकूमत बना दी जाए, मुसलमानों की हुकूमत। अब इसराइल नहीं मान रहा था, क्योंकि उसने जीता हुआ है सारे पे, उसने कब्जा किया, वो क्यों मानेगा? पहले ये नहीं मान रहे थे। लेकिन हमास ने कहा, शेख अहमद यासीन ने, कि भाई हम नहीं मानते 2 स्टेट सोल्यूशन को, या यासिर अरफात के ये जो वादे शवादे हो रहे हैं, इसे हम नहीं मानते। हम ये पूरे का पूरा लेंगे, जिसकी वजह से टोटल जो सपोर्ट थी किसके पास चली गई? अवाम भी तो यही चाहती थी ना। शेख अहमद यासीन के पास चली गई, हमास के पास चली गई। अवाम की, फलस्तीनियों की सपोर्ट किसके पास चली गई? शेख अहमद यासीन के पास, हमास के पास। सवाल बनता है कि हमास कब बनी? 1987 में बनी। किसने बनाई? शेख अहमद यासीन ने बनाई। आगे चल के इनका जो मुआहदा होगा, चलिए इसे मैं रेज कर देता हूं। फर्स्ट अपराइजिंग आपको क्लियर होगी, पहला इंतफादा 87 से 93 तक किस पे एंड हुआ? आगे चल के देखेंगे, अभी आगे चल के देखें, आगे चल के देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट अपराइजिंग थी, ये एंड हुई किस पे जाके? ऑस्लो अकॉर्ड में। ऑस्लो अकॉर्ड जो होगा 1993 में होगा, 1993 में होगा। ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऑस्लो अकॉर्ड किसके दरमियान? PLO के दरमियान में। PLO का कौन है? यासिर अरफात। यासिर अरफात है। और इसराइल की तरफ से जो था, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया है। इसराइल की तरफ से जो था, लिख लें जरा, मैं लिखवा देता हूं आपको, मैं देख लेता हूं। राबिन था जी, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, राबिन। राबिन जो था, ये इसराइल का PM था, और यासिर अरफात जो था, PLO को रिप्रेजेंट कर रहा था। कब की बात है ये? ऑस्लो अकॉर्ड 1993 में हुआ। इसका साल पूछता है अक्सर, ऑस्लो अकॉर्ड कब हुआ, किस किस के दरमियान में हुआ। अब PLO के साथ ये बाकी लोग भी मान गए थे, उन्होंने कहा ठीक है, अल फतेह भी इनके साथ चले गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। मुआहिदा क्या था ये? एक तो यहां से गजा से विड्रॉल करनी थी इन्होंने, इसराइलियों ने यहां से आर्मी को निकालना था। इंतफादा अपराइजिंग तभी खत्म हुई ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से इसराइल एक कदम पीछे हटा। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो थी वो सक्सेसफुल रही। फिर मुआहदे पे भी आ गया, बैठ के आके बातचीत करने के लिए। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ 93 में। ऑस्लो अकॉर्ड में ये था कि यहाँ पे प्रॉपर वोटिंग होगी, यहाँ भी अवाम अपना लीडर चुनेगी, और उसके बाद फिर क्या होगी जी, बातचीत होगी, और इस तरह से 2 स्टेट सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। फलस्तीनियों का अलग से मुल्क बना दिया जाएगा, यहाँ पे इसराइलियों का अलग से मुल्क रहेगा। ये था आपका ओस्लो अकॉर्ड। लेकिन बाद में राबिन को कत्ल कर दिया गया। यहूदी नहीं माने, यहूदी कहते थे ये तो हमारे पास है सर, हम क्यों यहाँ नया मुल्क फलस्तीन बनाए। यहूदी खिलाफ हो गए राबिन के खिलाफ, राबिन को कत्ल कर दिया गया। और बिंजामिन नेतन्याहू जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, ये था इसके खिलाफ। राबिन को मतलब है कि जो मुआहिदा था उसके खिलाफ इसने कहा था कि हम नहीं मानते इस मुआहिदे को, ओस्लो अकॉर्ड को। यहूदियों ने भी ना माना। यासिर अरफात ने जब मुआहिदा कर लिया, बाद में हमास ने कहा कि जी हम नहीं मानते इसे। यासिर अरफात का जो मतलब था उसे भी नहीं माना गया। इस तरह से ये मुआहिदा दरमियान में रह गया। फिर सेकंड अपराइजिंग हो गया आगे चल के, बस इतना काफी है। यहाँ फर्स्ट अपराइजिंग क्लियर हो गया आपको, पहला इंतफादा 87 में शुरू हुआ, ट्रक ने जो फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था। उसके बाद से 93 तक चला, किस पे एंड हुआ? ओस्लो अकॉर्ड पे। कब? 1993 में। राबिन था और यासिर अरफात था, इनके दरमियान में ये हुआ था। इसे रेज करता हूं। यासिर अरफात इधर गया है, टेस्ट किधर फेंका मैंने? अब सेकंड अपराइजिंग शुरू हो जाएगी। अब सेकंड अपराइजिंग शुरू हो जाएगी।
सेकेंड इंतफादा ये 2000 में शुरू हुआ सन और 2005 तक ये चलेगा। इसमें फिर जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर था वो पहुंच गया था फलस्तीन में, मुआहदे के मुताबिक वो यरूशलेम के अंदर मस्जिद अक्सा में नहीं जा सकते थे, तो इसने कहा जी हमारा है, हम लेंगे, इस तरह से उसने जाके वहां नारे शारे लगाए। उसके खिलाफ फिर मुसलमानों ने, फलस्तीनियों ने रजिस्ट किया, जो कि 2005 में जाके फिर इस्राइल वाले पीछे हटे और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इलाकों से इन्होंने अपनी फौज निकाली, फिर बैकअप पे गए इस्राइल वाले। तो 2005 में यह अपराइजिंग खत्म हुआ, सेकंड अपराइजिंग। उसी 2004 में यासिर अराफात की डेथ हो गई थी, यासिर अराफात की डेथ हो गई थी। इस तरह से मामले आगे चलेंगे। अब जरा हम थोड़ा सा हमास को देखते हैं, अल फतेह को देखते हैं, हमास अल फतेह को देखें। हमास कब बनी मैंने आपको बता दिया, 1987 में शेख अहमद यासीन ने बनाई। सवाल बनेगा इस वक्त जो इसे लीड कर रहा था पिछले 2-3 महीने तक, उसका नाम था जी हमारे पास इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया साहब जो थे ये इसके लीडर थे। इस्माइल हानिया साहब जिन्हें 2024 के अंदर ईरान में, करंट अफेयर अभी अब आपका इसमें कवर, ईरान में तेहरान में इसराइलियों ने शहीद कर दिया। अभी की बात है, तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। उसके बाद अगला जो हमास कहां पे काम करिए, गजा में मुसलमानों के, फलस्तीनियों के हकूक के लिए लड़ रही है। इस्माइल हानिया के बाद नेक्स्ट आया याह्या शिनवार। अभी 16 अक्टूबर, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 2024 को इसे भी शहीद कर दिया गया। हमास का लीडर जो याह्या शिनवार आया था, उसे भी 4 दिन पहले इसराइलियों ने क्या कर दिया, शहीद कर दिया। तो ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, 16 अक्टूबर याद रखेंगे। और इस्माइल हानिया की डेथ भी याद रखेंगे, मेरे ख्याल से 31 डेट थी इस्माइल हानिया की, 31 सितंबर था, देखिएगा जरा, सितंबर था, हाँ शायद, या अगस्त था, चेक कीजिएगा, अपने काउंटर चेक करके इसे ऐड करना है। इसकी भी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, इस्माइल हानिया की डेथ की, और याह्या शिनवार की भी याद रखनी है। तो इस तरह से अब इसराइल यहाँ से बमबारी कर रहा है, गजा पे मुसलमानों को मार रहा है, जिसमें तकरीबन 41,000 के करीब जो फलस्तीनी हैं, बच्चे, औरतें और मर्द, वो शहीद हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ जो है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और सारे जो मुसलमान हैं गजा के, उन्हें यहाँ पे जो है ना वो इस बॉर्डर के साथ साथ वो एक खुली जेल के अंदर हैं। इधर से ये सनाई किसका हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा। तो मिस्र यहाँ से रास्ता नहीं खोल रहा, अपनी तरफ नहीं आने दे रहा, उधर से इसराइल उन्हें मार रहा है। वो दरमियान में यहाँ पिसे हुए हैं सारे के सारे लोग, जिनके पास ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है। बहुत बुरा हाल है फलस्तीन, एक खुली जेल है। ठीक है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल वेलफेयर की, वो यहाँ खाना शाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो है ना उनके भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है आपकी गजा की। वेस्ट बैंक में जो बैठा हुआ है इस वक्त, वेस्ट बैंक के अंदर जो फलस्तीनियों का नुमाइंदा है वो महमूद अब्बास है। महमूद अब्बास को डिफेक्टो प्रेसिडेंट भी कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, फलस्तीन का जो प्रेसिडेंट है वो किसे कहा जाता है, महमूद अब्बास को। तो ये किससे, अल फतेह से है। अल फतेह मैंने आपको इसलिए लिखवाई थी, वो पूछता है पेपर में कि महमूद अब्बास का ताल्लुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है, अल फतेह से है, और वो कहाँ पे है, वेस्ट बैंक में है, यरूशलेम में बैठा है। ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है किसका, फलस्तीन का। अमेरिका वाले, बरतानिया वाले से मानते हैं, जबकि फलस्तीन जो है ये यूएनओ का मेंबर कंट्री नहीं है, बल्कि उसका ऑब्जर्वर स्टेट है। जब इसे 2 स्टेट सोल्यूशन पे अमल हो जाएगा, 2 मुल्क बन जाएंगे, तो फिर जिस एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा गजा या यरूशलेम, फिर उसके ऊपर इसराइल हमला नहीं कर सकेगा। कम से कम वहां जो लोग रह रहे होंगे ना, उसके एक मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर होगा उस कंट्री का, उसके ऊपर कोई मुल्क हमला नहीं कर सकेगा। इसीलिए पाकिस्तान भी, सऊदी अरब भी, जो बाकी मुल्क हैं,
वो सारे के सारे अब जोर दे रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन, कि यहाँ पे मुसलमानों की रियासत बना दी जाए, बाकी जो एरिया है वहां इसराइलियों की हुकूमत बना दी जाए और उनका मुल्क बना दिया जाए। लेकिन अब इसराइल नहीं मान रहा। अब इसराइल कहता है कि ये भी मेरा है मैं लूंगा, ये भी मेरा है मैं लूंगा। अब ये मसला है। अब इसराइल कहता है मैं नहीं मानता टू स्टेट सोल्यूशन को। अब हम उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि मान जाओ तुम। और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब में अपना इन्फ्लुएंस किया, यहीं पे वो नियोम सिटी बना रहा है। यूएई के साथ आपको ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं उसने। यूएई ने अब तस्लीम कर लिया, पहला गल्फ कंट्री है जिसने इसराइल को तस्लीम किया। आहिस्ता आहिस्ता जो ये अरब मुल्क हैं जो कि अपना दुश्मन समझते थे इसराइल को, वो खत्म होती जा रही है उनकी दुश्मनी। ठीक है बेटा, तो ये सारी स्टोरी थी आपको इस वक्त करंट जो सिचुएशन है इसराइल की, फलस्तीन की, मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा इसराइल को भी बढ़ते हैं, यहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं इसे मैं रेज करता हूँ। अभी ये मैं सारा आपको फलस्तीन के बारे में बता रहा था, जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की सरजमीन, लैंड ऑफ प्रॉफिट। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 जो है ना जो अंबिया कराम यहाँ फलस्तीन में तशरीफ लाए हैं। अब जरा इसराइल को देखना, ये इसराइल है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इसराइल है। इसका आपको बताया जो कैपिटल है हमारे पास वो तल अवीव है, यहाँ पे तल अवीव देखिए जरा, तल अवीव जो है इसका कैपिटल है इसराइल का। यरूशलेम नहीं है, याद रखिएगा, वो कहती है यरूशलेम है, गूगल भी आपको यरूशलेम बताएगा। लेकिन जो यूएनओ में इन्होंने सबमिट कराया हुआ है अपना डेटा, उसके मुताबिक तल अवीव है, जिसे हम तल एबट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, तल एबट, इस तरह से लिखते थे और हम पढ़े तल अवीव या तल एबट। ये इनका कैपिटल है। करेंसी इसकी न्यू शक्ल है, न्यू शक्ल, न्यू शक्ल क्या इनकी करेंसी है। कैपिटल इनका तल अवीव है और इनका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है निसट। निसट क्या इनकी पार्लियामेंट है। मूसाद इनकी सीक्रेट एजेंसी है, मूसाद के साथ शिन बिट भी है, शिन बिट भी इनकी क्या है, सीक्रेट एजेंसी। ये सारे सवाल बने हैं। इसराइल की मूसाद और शिन बिट सीक्रेट एजेंसी है। निसट जो है इनकी पार्लियामेंट का नाम है। न्यू शक्ल इनकी करेंसी है। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त करंट जो है वो कौन है जी, नेतन्याहू, बिंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू क्या है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और उनका प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग, ये पूछता है एक बार में सारा। ये प्रेसिडेंट है और ये पीएम है। पीएम भी याद रखना है आपने, प्रेसिडेंट भी याद रखना है। प्रेसिडेंट आइजैक, आइजैक ISSAC, आइजैक हर्जोग HERZOG। और जो पीएम है वो बिंजामिन नेतन्याहू है। ये सारा मैंने आपको करवा दिया है, बाकी मैंने आपको बता दिया कब बना, इसकी क्या सूरत हाल है इसराइल की। ठीक है, इसराइल क्लियर हो गया अब आपको कि नहीं हुआ। इसराइल और फलस्तीन की स्टोरी क्लियर हो गई। अब लेबनान की, सीरिया के और उर्दन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहां तक मुझे बता दें, हो गया क्लियर? यहां तक आपको सारी कहानी समझ आ गई? जी बेटा बताएं, आगे चलूं? अब जरा लेबनान को देख लें बेटा, लेबनान को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लेबनान है, ये हमारे पास बेटा क्या है, लेबनान है। लेबनान को क्या कहते हैं हम, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और शहद की सरजमीन लेबनान है। लेबनान का कैपिटल है बैरूत। बैरूत, बैरूत क्या है इसका कैपिटल है। करेंसी दोनों की पाउंड है, इसकी भी पाउंड है, इसकी भी पाउंड है। दोनों की करेंसी क्या है, पाउंड है। फ्रांस की भी पाउंड है और इसकी, फ्रांस कह रहा हूं, शाम की भी पाउंड है और लेबनान की भी पाउंड है करेंसी। दोनों करेंसी क्या है, पाउंड है। ठीक है, कैपिटल क्या है जी, बैरूत है।
यहाँ बड़े अरसे तक खाना जंगी चलती रही, लेबनान के अंदर खाना जंगी चलती रही, क्योंकि यहाँ लेबनान के ऊपर फ्रांस का कब्जा रहा तो क्रिश्चियन होंगे, ठीक है, मुसलमानों का कब्जा रहा तो सुन्नी होंगे, और यहाँ शिया भी होंगे। तीन बड़ी कम्युनिटी हैं, तो ये आपस में लड़ती रही तीनों कम्युनिटी। 1975 से लेके 1990 तक तकरीबन ये 15 साल तक खाना जंगी रही लेबनान के अंदर। फिर इनका एक मुआहदा हुआ जिसे कहते हैं ताइफ एग्रीमेंट। ताइफ एग्रीमेंट हुआ किसके दरमियान में? क्रिश्चियन के दरमियान में, नंबर 2 सुन्नी मुसलमानों के दरमियान में, नंबर 3 शिया मुसलमानों के दरमियान। ये शिया लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको नीचे? तो इनके दरमियान में मुआहदा हुआ। ताइफ एग्रीमेंट कब हुआ जी? 1989 की बात है, इसका साल भी याद रखना है। ताइफ में हुआ, मदीना के साथ यहाँ क्या है? ताइफ है, सऊदी अरब था होने वाला। तो फैसला यह किया गया क्रिश्चियन का क्या होगा जी? प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे। प्रेसिडेंट कहाँ से आएगा? क्रिश्चियन की तरफ से आएगा। सुन्नियों की तरफ से पीएम होगा, शिया की तरफ से स्पीकर होगा। तो ये फार्मूला तय किया गया किसमें? ताइफ एग्रीमेंट। खाना जंगी को खत्म करने के लिए सऊदी अरब ने मुआहदा करवाया ताइफ में। ये ताइफ एग्रीमेंट कहा गया कि क्रिश्चियंस की तरफ से प्रेसिडेंट होगा, सुन्नियों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर होगा, और शिया की तरफ से स्पीकर होगा। खाना जंगी खत्म हुई, लेबनान ने आगे बढ़ना शुरू किया। तो इस तरह से जो है ना जी, अब फिर ये फार्मूला सारा डिस्टर्ब हो गया है। तो इस वक्त जो स्पीकर बैठा हुआ है शिया कम्युनिटी की तरफ से, उसका नाम है नबी बैरी। नबी बैरी, इसका नाम याद रखना है। लॉन्गेस्ट टेन्योर है, 6ठी दफा बना है, 6 टाइम, 6ठी दफा ये बना है स्पीकर। लेबनान का स्पीकर 6ठी दफा बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नबी बैरी, नबी बैरी सबसे लंबा टेन्योर है इसका ये स्पीकर। प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त बैठा हुआ वो नजीब मीकाती है। नजीब मीकाती, नजीब मीकाती जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। जो प्रेसिडेंट था वो कोई नहीं है, आखिरी जो था वो माइकल ऑन था। माइकल ऑन था आखिरी, उसके बाद अब वो भाग गया था, उसके बाद कोई नहीं आया। अब दोबारा से मामला यहाँ डिस्टर्ब हो गए, खराब हो गए लेबनान के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं हिजबुल्लाह को, यहाँ पे देखेंगे। हिजबुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, अभी उनका जो हसन नसरुल्लाह था उसे शहीद किया गया लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह को वही चला रहा था। इसे रेज कर दूं। ताइफ एग्रीमेंट को जब फिर रिपीट करें, 1989 में ये हुआ। ताइफ में सऊदी अरब ने करवाया। खाना जंगी को खत्म करने के लिए क्रिश्चियंस की तरफ से प्रेसिडेंट होगा, आखिरी जो था माइकल ऑन था इनका। सुन्नियों की तरफ से पीएम होगा, ये मुआहदा, ये फार्मूला तय पाया गया। नजीब मीकाती है अभी, शिया कम्युनिटी की तरफ से स्पीकर होगा। कौन है जी? नबी बैरी है। तो इस तरह से मुआहदा हुआ, खाना जंगी खत्म हुई, ताल्लुकात बेहतर हुए और मामला आगे चले। अब यहां पे बैठा हुआ है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह 1982 में बनी थी, 1980 में। पूछता कब बनी थी? इसे लीड कर रहा था पिछले दिनों तक हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह साहब जो थे ये लीड कर रहे थे, जिन्हें अभी जो है ना शहीद किया गया है। इसी महीने की कोई तारीख थी या शायद पिछले महीने की कोई तारीख थी। एग्जैक्ट इसकी जो शहादत की डेट है वो आपने ऐड करनी है। करंट अफेयर का सवाल है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो हसन नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह ये शिया कम्युनिटी की तरफ की ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान इसे सपोर्ट करता है। शिया कम्युनिटी की तरफ से इन्हीं का स्पीकर है। नबी बैरी जो है कि उन्हें स्पीकर इन्हीं का है। तो ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी। हिजबुल्लाह तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इनका स्ट्रक्चर है, मिसाइल सिस्टम है इनका पास पूरा। लेकिन अभी जो है ना इसराइल के पास आपको पता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसराइल ने क्या किया है, इनके ऊपर हमला किया और अच्छा खासा इन्हें नुकसान पहुंचाया है। अभी इस रीजन के अंदर इसराइल की बरतरी जारी है। उसकी वजह हमारी मुनाफकत है। हम अपने जाती जो हमारे मफाद हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से हम जो है ना खामोश हैं और हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है,
जो रेजिस्ट कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। हम सपोर्ट नहीं कर रहे, सऊदी अरब या तमाशाई बना हुआ है, जॉर्डन या तमाशाई बना, मिस्र इवन यहाँ से वो नहीं खोल रहा अपना, मतलब है कि क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर नहीं खोल रहा ताकि वो लोग इधर आ जाए और उनके खाने पीने का बंदोबस्त तो कम से कम नॉर्मल हो सके प्रॉपर। तो इस तरह के ये जो कंट्रीज हैं, ये शाम वैसे तबाह कर दिया गया, इन्होंने पहले कर दिया था, ठीक है। अब लेबनान को भी तबाह कर दिया। जॉर्डन वैसे उनकी कठपुतली है, उनके पास पहले आज से उनके पास चला गया। इराक अब वैसे तबाह हो चुका है, सऊदी अरब वैसे उनके साथ है। तो इस रीजन की अब सूरत हाल ये है, जिसकी वजह से मुसलमानों को मार पड़ रही है, यहाँ पे भी बाकी इलाकों में भी। तो ये करंट सिचुएशन है। लेबनान की मैंने आपको बताई, इसराइल की बताई, हिजबुल्लाह का बताया मैंने आपको यहाँ पे, और ये सारी जो सूरत हाल थी इसे मैं रेज कर देता हूँ। थोड़ा सा शाम के बारे में बता देता हूँ और थोड़ा सा जॉर्डन के बारे में। जो सवाल, ये सारे सवाल बने हैं बेटा, ये मैं वहां पे यहाँ पे ना वो चीजें आपसे डिस्कस करता हूँ, लिखता हूँ, जो पेपर में आपसे पूछी जाएंगी या किसी न किसी पेपर में ऑलरेडी पूछी गई हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात? इसे रेज करता हूँ मैं। चलो जी, जरा शाम को देख लेते हैं, सीरिया को देख रहे हैं बेटा। ये हमारे पास सीरिया है, इसके भी ये 43 में 1943 में आजाद हुआ फ्रांस से लेबनान, और ये 1946 में हुआ फ्रांस से आजाद शाम। तो मुल्क शाम जो है बेटा, इसका आपको कैपिटल क्या है हमारे पास? दमास्कस। दमास्कस जिसे हम दमिश्क कहते हैं, दमिश्क क्या है? कैपिटल है शाम का, जो कि ओल्डेस्ट कैपिटल है दुनिया का। दमास्कस क्या है? ओल्डेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल जो वो दमास्कस है। ओल्डेस्ट सिटी का भी पूछता है वो, ओल्डेस्ट सिटी का जेरिको, JERICO, जेरिको जो है ना, ये कहाँ? फलस्तीन में, यहाँ यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक के अंदर जेरिको सिटी है, जो कि दुनिया का ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट विलेज, ओल्डेस्ट सिटी अगर कहें। ओल्डेस्ट कैपिटल की जब बात करें फिर हमारे पास दमास्कस है, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन है जी? बशर अल असद है। बशर अल असद जो है ये प्रेसिडेंट है किसका जी? शाम का। अमेरिका ने इसे हटा दिया था, इसके खिलाफ बगावत कर दी थी अरब स्प्रिंग के दौरान, लेकिन इसे रशिया ने और ईरान ने बिठाया हुआ है, ये रजिस्ट कर गया था, बैठा हुआ है अभी तक। बशर अल असद, इसका बाप था हाफिज अल असद, वो भी शाम का प्रेसिडेंट रहा बड़े अरसे तक। तो इस वक्त ये करंट प्रेसिडेंट है किसका? शाम का, ठीक है। तो शाम के हवाले से इतना काफी है, सीरिया के हवाले से इतना काफी है। सीरिया वैसे खाना जंगी है, यहीं पे वो ISIS बनी है, जिसे हम दाइश कहते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। थोड़ा सा जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर यहीं पे हम एक दो रिवर बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लेक बना लेते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। एक दो लेक बना लेते हैं, रिवर बना लेते हैं यहाँ पे कुछ, जिनके बारे में सवाल बन जाता है। सबसे पहले तो ये देखें, जॉर्डन के और इसराइल के बॉर्डर पे हमारे पास एक लेक है, जिसका नाम है हमारे पास है डेड सी। डेड सी जो है हमारे पास, इसके बारे में आएगा, ये कहाँ पे है? मिडल ईस्ट का कहेगा वो आपको। दूसरा जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे, इधर इसराइल लगता है सारा, इधर क्या जॉर्डन के बॉर्डर पे है डेड सी, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ। 420 मीटर इसकी डेप्थ है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ कहते हैं इसे हम, और डेड सी को हम साल्टिएस्ट लेक कहेंगे सेकेंड नंबर पे। पहले नंबर पे मैंने आपको एसल बताई थी, जबूती में हमने पढ़ी थी, एसल लेक पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे साल्टिएस्ट लेक जो है वो डेड सी है, ठीक है। अक्सर ऑप्शन में ये नहीं होता, यही होगा फिर। अगर एसल लेक नहीं है ऑप्शन में, फिर हमारे पास डेड सी ही ठीक होगा, ठीक है। कसाफत चेक करेंगे सबसे, साल्टिएस्ट का मतलब नमक की कसाफत किसकी ज्यादा है, तो वो हमारे पास एसल लेक ही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास डेड सी है, याद रहेगा। ये वही जगह है डेड सी जहां पे बस्ती सोडूम रहा करती थी, सोडूम
सोडूम की बस्ती वो बस्ती है जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम जो थे तशरीफ लाए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम बस्ती सोडूम में तशरीफ लाए थे। इस्लामिक स्टडीज में पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो सोडूम की बस्ती में ही लूत अलैहिस्सलाम आए थे, तबलीग की थी। और वो जो सोडूम की बस्ती के लोग थे, कौम लूत जो थी, वो अननेचुरल जो है ना आप कह लेंगे प्रोसेस जो था, जो गुनाह था उसमें इन्वॉल्व थे, जिस बिना पे अल्लाह पाक ने उन्हें गर्क कर दिया, उनके ऊपर जो है ना पत्थरों की बारिश बरसाई। तो वहीं पे जब वो जिब्राइल अमीन ने वो जमीन उठाई ऐसे, तो वहीं पे कहते हैं गड़ा हो गया। फिर ऊपर से जब बारिश आई, पत्थर आए साथ में, तो फिर वहां पे क्या बनी, एक लेक बनी, जो कि इस वक्त जो है ना क्या है जी, साल्टिएस्ट लेक है। नमक की कसाफत बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग इसमें डूबते नहीं है, ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा ये सवाल। अभी इसराइलियों ने इस पे तहकीक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये वही जगह है जहां पे सोडूम की बस्ती कभी हुआ करती थी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी। तो इस तरह से जो है ना डेड सी आपकी क्लियर हो गई। इसी तरह से यहाँ ऊपर की तरफ जाएं आप, सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पे, तो यहाँ भी हमारे पास एक लेक है जिसका नाम हमारे पास सी ऑफ गलीली, GALEL, गलीली, गलीली सी या सी ऑफ गलीली, ये फ्रेश वाटर लेक है। सी ऑफ गलीली या गलीली सी, स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा, GALILE, गलीली सी, फ्रेश वाटर की लेक है। इसका पूछा था पेपर में, किस किस के बॉर्डर पे है, सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पे है। यहीं से निकलता है हमारे पास सी ऑफ गलीली से कौन सा दरिया, जॉर्डन रिवर। कौन सा रिवर, जॉर्डन रिवर, जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा दरिया है। जॉर्डन रिवर जो है दरिया उर्दन जिसे हम कहेंगे, जॉर्डन रिवर सी ऑफ गलीली से आएगा और डेड सी में आके गिरेगा। तो ये इस रीजन का सबसे बड़ा दरिया है। अब जॉर्डन रिवर की वेस्टर्न साइड जो है, ये वेस्ट बैंक बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, यरूशलेम को वेस्ट बैंक भी कहते हैं, वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। समझ आ गई आपको, यरूशलेम को वेस्ट बैंक हमने क्यों कहा बार बार, क्योंकि जॉर्डन रिवर की वेस्टर्न साइड पे है, इसीलिए क्या कहेंगे इसे, वेस्ट बैंक कहेंगे। अच्छा, इसमें यहीं से एक और दरिया भी आ रहा है, इधर से यरमोक रिवर, दरिया यरमोक भी आ रहा है, ऐसे इसमें आगे गिरता है। यरमोक रिवर जो है वो भी जॉर्डन रिवर की ट्राइब्यूटरी है। दरिया यरमोक के ऊपर जंग हुई थी खालिद इब्न वलीद की रूमियों के साथ, जंग यरमोक, वहां से यरमोक रिवर याद रखिएगा। जॉर्डन का मैं आपको बता चुका हूं, 1946 में यह आजाद हुआ बरतानिया से। यहाँ पे किंग अब्दुल्ला बैठा हुआ है, अब्दुल्ला सेकंड, जो कि नबी पाक के खानदान से है। 41वीं जनरेशन पे कहा जाता है, इसका सिलसिला नसब नबी पाक के साथ जाके मिलता है किंग अब्दुल्ला का। तो ये आपका बेटा एरिया था, तकरीबन मैंने कोशिश की है सारा आपको ब्रीफ किया है, टाइम भी हो गया है। तो चले, शुक्र है हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहे। बेटा जिस बच्चे ने भी सवाल पूछना है ना वो बैठा रहे, वो